गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर जो टेक्निक्स थी, जो विधि थी, वो अपन ने किया सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट और वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसके साथ ही एसेंशियल एलिमेंट भी पढ़े थे, अनिवार्य पोषक तत्व 17 प्रकार के बताए थे और इसका निर्धारण का कारण भी बताया था कि तत्व जो जनरल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए अनिवार्य होते हैं। नंबर 2, पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कमी पर्टिकुलर एलिमेंट से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्लांट के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी होती है तो उससे संबंधित सिम्टम डेवलप होने चाहिए और साथ ही साथ वो एलिमेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये बताए थे। अब जो है तत्वों को मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनके अंदर जो पोषक तत्वों में मतलब उसके अमाउंट के आधार पर समझ लो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बांटा गया। ध्यान देना, वृहद एवं तथा सूक्ष्म पोषक। ध्यान देना, वृहद तथा सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक। कहने का मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ध्यान देना बेटा, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ओके, सूक्ष्म तथा बृहद पोषक, ये इनके अंदर पौधों की कहने का मतलब उपस्थिति के आधार पर जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व के अंदर बांटा गया। तो ध्यान देना बेटा, इसको अपन दो भागों के अंदर क्लासीफाई करते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एक है माइक्रो। कहने का मतलब वृहद पोषक एक है सूक्ष्म पोषक। वृहद वृहद पोषक एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। ओके, अब वृहद पोषक तत्व जो होते हैं या फिर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनको प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। ध्यान देना, वृहद पोषक तत्व को प्रधान या गुरु पोषक तत्व, गुरु पोषक तत्व भी बोलते हैं। इनको ध्यान रखना बेटा, गौण या लघु पोषक तत्व। प्रधान का उल्टा हो जाएगा गौण या लघु पोषक तत्व। ठीक है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ध्यान देना, प्रधान या जो गुरु पोषक तत्व होता है उसका जो अमाउंट है मतलब प्लांट के अंदर शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम हो सकता है। कितना होगा बेटा? इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीग्राम पर ग्राम। ओके, 10 मिलीग्राम पर ग्राम। ध्यान देना, ध्यान दो बेटा, इसका जो अमाउंट है, अमाउंट जो है 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम। ओके, मतलब पर ग्राम के अंदर इसका जो अमाउंट है 1 से 10 मिलीग्राम के आसपास होता है। ओके, और इसके अंदर जो है खनिज पोषक तत्व, ध्यान देना, 10 मिलीग्राम प्रति
ग्राम। ओके, और इनका जो नंबर ध्यान रखना बेटा, ये टोटल जो है 9 है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हैं ध्यान देना बेटा, CHO, NPK, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 9 हुए। ओके बेटा, फिर ध्यान देना बेटा, जो माइक्रो या जो गौण या जो लघु पोषक तत्व होते हैं, इनका जो अमाउंट होता है इनके अंदर, ध्यान देना बेटा, सच एलिमेंट आर लेस देन 1 मिलीग्राम, सच एलिमेंट्स आर लेस देन 1 milligram in 1 gram of dry weight, 1 gram of dry weight. Okay, 1 gram of dry weight. Okay, dry weight of the plant. ध्यान दो बेटा, क्या कहा बेटा, वे तत्व जिसकी मात्रा 1 ग्राम शुष्क बार में 1 मिलीग्राम से कम हो, ठीक है, 1 से भी कम, और इसके अंदर ही 1 से 10 ग्राम के बीच में, मिलीग्राम के बीच में, 1 ग्राम में 1 से 10 मिलीग्राम हो सकते हैं, ये जो है 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से भी कम, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये 9 थे तो टोटल 17 है, ठीक है, 17 एलिमेंट है, तो 9 ये थे तो 8 ये, ध्यान रखना, ये टोटल इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 8। अब 8 में भी कौन कौन से, ध्यान देना बेटा, एक तो है आयरन बोरान, फिर है मैग्नीज कॉपर जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ठीक है, ये 8, 3, 6 और 2, 8। ओके बेटा, इसके बाद में जो है वृहद पोषक है, वृहद पोषकों को फर्दर क्लासीफाई किया गया है बेटा 2 भागों के अंदर, ध्यान देना, इनको ही मैं बढ़ा रहा हूँ। वृहद पोषक जो है, वृहद पोषकों को 2 भागों के अंदर, आप व्यवस्थित तरीके से बेटा स्केल से करोगे काम, ठीक है, इनको वापस 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक तो है प्राथमिक वृहद मात्रक पोषक तत्व, प्राथमिक वृहद मात्रक पोषक तत्व, ठीक है। एक है द्वितीयक वृहद मात्रक पोषक तत्व। ओके बेटा, कहने का मतलब प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। देखो देखें, प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स के अंदर ध्यान रखना बेटा 3 तत्व है, NPK, ठीक है। इसके अंदर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, 3 और 3 6। इसके बाद में अपने बचे ये CHO, तो CHO को ध्यान रखना है बेटा, इसको वायुमंडल से ही प्राप्त करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाटर से मिलता है, कार्बन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से। इस वजह से इनको मतलब अखनिज तत्व या नॉन मिनरल एलिमेंट भी कहते हैं CHO को। इस वजह से मैंने इसके अंदर नहीं लिखा, 3 3 6 और 3 ये 9। इस तरीके से ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, इसके बाद में आयरन और बोरान ऐसे तत्व होते हैं जिनको इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं बेटा। इंटरमीडिएट यहाँ लिखो, देखो देखें, इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती पोषक, मध्यवर्ती पोषक,
कौन कौन से हैं? कहने का मतलब इनकी जो मतलब वैसे तो लिखा हुआ है इनके अंदर सूक्ष्म पोषक के अंदर, माइक्रो के अंदर है, लेकिन इसका जो अमाउंट होता है माइक्रो से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इस वजह से आयरन और बोरान, ओके बेटा, इनको इंटरमीडिएट एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, 17 तत्व तो है, 17 तत्व के अलावा कुछ एक तत्व ऐसे भी है जो लाभदायक होते हैं या फिर कार्यात्मक होते हैं। देखो देखें, इनको अपन आगे लेते हैं, ध्यान देना बेटा। ये देखो देखें इस तरीके से, इसको वापस आप भी साथ साथ में लिखते रहना बेटा। इसके अलावा 2-4 तत्व ऐसे भी हैं जो कहने का मतलब 17 के अलावा भी काम में आते हैं, मतलब लाभदायक होते हैं प्लांट के लिए, हायर प्लांट के लिए। इनको यूजफुल या फंक्शनल एलिमेंट भी कहा जाता है। देखो देखें, यूजफुल या फिर फंक्शनल एलिमेंट्स। ओके, यूजफुल या फंक्शनल एलिमेंट के अंदर है सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर और सेलेनियम। सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर और सेलेनियम, ठीक है। लाभदायक या कार्यात्मक तत्व, ठीक है। ये जो है ये हो गई। इसके बाद में जो एसेंशियल एलिमेंट है उनको पादपों में उनके कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया। ध्यान देना बेटा, एसेंशियल एलिमेंट आर आल्सो, देखो देखिए बेटा, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड on the basis of their function in plants, their क्या मतलब हुआ बेटा? अनिवार्य तत्वों को पादपों में, देखो देखें, अनिवार्य तत्वों को पादपों में उनके कार्यों के आधार पर भी, पादपों में उनके कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया। उनके कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया। तो ध्यान देना बेटा, कार्यों के आधार पर लगभग 3-4 भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहले ध्यान देना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। फर्स्ट जो है एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या संरचनात्मक तत्व। ध्यान देना, संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व के अंदर ध्यान देना बेटा, जो पादपों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो जैव रसायन या जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि की जो है संरचना में जो उपयोगी होते हैं, उसके अंदर ध्यान देना बेटा। आरएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या जो बायोमोलिक्यूल है उनके निर्माण में। तो इसमें मैं बताऊंगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं। फिर है दूसरा, ध्यान देना बेटा, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, ऊर्जा संबंधी तत्व, संबंधित
अब जो एनर्जी के लिए, अब जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, ध्यान देना बेटा। एक तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, तो उसमें फास्फोरस होगा, और एक होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। तो वो जो है दोनों, कहने का मतलब क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है मतलब एटीपी जो स्टोर रहती है। ओके, तो कहने का मतलब फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट है ये एनर्जी से रिलेटेड माने जाते हैं। इसके बाद में जो है, ध्यान देना, एंजाइम एक्टिवेटर के अंदर थर्ड जो है एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर या जिसको कहेंगे एंजाइम सक्रियक। ओके, एंजाइम एंजाइम सक्रियक। एंजाइम सक्रियक के रूप में जो एलिमेंट्स काम में आ रहे हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम, ये जो तत्व होते हैं एंजाइम, कहने का मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ मतलब इसकी उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया जो है वो तीव्र गति में संपन्न होती है। मैग्नीज जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर भी काम आता है, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। इसके बाद में है जो है फोर्थ पार्ट है, मतलब जो एलिमेंट्स विच रेगुलेट, ध्यान देना, फोर्थ है एलिमेंट्स विच रेगुलेट, विच एलिमेंट विच रेगुलेट, कहने का मतलब वे तत्व जो पादपों में कोशिकाओं के परासरणी कार्यों में संतुलन करते हैं। कोशिकाओं के, देखो इसके अंदर लिखो तो, कोशिकाओं के परासरणी कार्यों में, कोशिकाओं के परासरणी कार्यों में। ओके बेटा, इसके अंदर के, एक तो पोटेशियम है, एक Cl, ठीक है, मतलब पोटेशियम और क्लोराइड, ये जो है मतलब एसेंशियल एलिमेंट जो है वो काम आते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये थे मतलब उनके फंक्शंस के आधार पर अपन ने इनको 4 भागों के अंदर क्लासीफाई किया। ओके बेटा, अब जैसे जो 17 एलिमेंट अपन ने बताए, 17 एलिमेंट के अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, इनको कहने का मतलब नॉन मिनरल एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, 3 जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नॉन मिनरल एलिमेंट्स। अखनिज तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स है वो मृदा नहीं है, मतलब वायुमंडल से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जल से प्राप्त कर रहे हैं, H2O फॉर्मूला होता है ना, तो और कार्बन जो है CO2 से, इस वजह से इनको नॉन मिनरल एलिमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा बाकी वाले जो है उनको कहेंगे मिनरल एलिमेंट या खनिज तत्व, जो 14 एलिमेंट होते हैं। टोटल 17 थे, 17 में से 3 गए ये नॉन मिनरल, और जो मिनरल एलिमेंट है एलिमेंट या खनिज तत्व कितने हैं बेटा, 14, और ये है टोटल 3, ये टोटल थे 17 एलिमेंट। ओके बेटा, अब इन तत्वों की इन प्लांट के अंदर क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या कार्य है, 1 बाई 1 अपन डिस्कस करेंगे जो 17 एलिमेंट है। तो ध्यान देना बेटा, अगली अपना जो हेडिंग आ रहा है, पादपों में बृहत तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। पादपों में बृहत एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, समझ रहे हो?
पादपों में वृहद और सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट न्यूट्रिशन। माइक्रो MICRO माइक्रो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन micronutrients in plant nutrition. ओके, पादपों में वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। अब जो 17 जो एलिमेंट है उनके बारे में अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, ये जो है आप भी साथ साथ में नोट डाउन करते रहो। कोई भी समस्या है, डाउट है तो मेरे को बता देना बेटा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610। ओके, डाउट है तो बता देना। अब देखो, अब ध्यान देना, इसके अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, 1 नंबर पर कार्बन, 2 नंबर पर हाइड्रोजन और 3 नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है। इनका तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है नॉन मिनरल एलिमेंट है, खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, तो अब जैसे कार्बन की अपन किससे प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। और O2 की प्राप्ति भी अपन CO2 से, वो O2 से, जबकि हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से। तो इसके अंदर तो भले ही कार्बन की प्राप्ति किससे करते हैं, CO2 से, हाइड्रोजन की वाटर से, ठीक है, फ्रॉम ठीक है। और ऑक्सीजन की जो प्राप्ति है, ये ऑक्सीजन भले ही फ्रॉम CO2 या O2 से। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट, ये मैंने पहले ही बताया था। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं 4th एलिमेंट जो है नाइट्रोजन। ओके बेटा, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ध्यान देना, नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट जो है इस पृथ्वी के ऊपर जो है लगभग सबसे अधिक है। ओके, नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मिलता है पृथ्वी के अंदर, लगभग कितना है ये आप लोग बताओगे। और इसका जो एब्जॉर्प्शन करते हैं प्लांट, ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजन को प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, किस रूप में करेंगे बेटा, जो है एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ध्यान देना, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल मोस्टली इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ध्यान रखना बेटा, नाइट्रेट, NITRATE, नाइट्रेट NO3-। ओके बेटा, नाइट्रेट। और समटाइम्स, अगर कभी कभी कहने का मतलब, नाइट्रेट समटाइम्स किस रूप में करेंगे, नाइट्राइट, याद रखना बेटा, नाइट्राइट NO2-। ओके बेटा, नाइट्राइट। और एज एन एक्सेप्शन, अपवाद स्वरूप, एज एन एक्सेप्शन एज NH3, अमोनिया के रूप में। ओके, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में, कभी कभार जो है नाइट्राइट, और जो है अपवाद स्वरूप जो कभी कभार जो है अमोनिया या अमोनियम आयन के रूप में भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये जो है मतलब एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ओके बेटा,
तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है इस आयन के रूप में। अब एसेंशियली जो है नाइट्रोजन इज नीडेड एसेंशियली बाय, देखो नीडेड essentially by the meristematic cells of growing region, by the meristematic cells of growing region, ओके। जो वर्धशील भाग होते हैं वहाँ पर इनकी मेनली आवश्यकता होती है। बर्ड्स एंड ऑल मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, बर्ड्स एंड ऑल मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ओके, एक्टिव सेल्स ऑफ ग्रोइंग रीजन। ओके, सॉरी बेटा, ये यहीं तक है। बर्ड एंड ऑल मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जो उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं होती है उनको। ओके बेटा, नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता पौधे के जो वर्धशील विभजोतक ऊतक है, कलिका है, सामान्य रूप से जो जीवित कोशिकाएं होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में ये बताते हैं कि जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, हार्मोन है, उनका भी एक इम्पोर्टेंट मेन कंपोनेंट होता है। ओके, तो इसके बाद देखें जो मेन कंपोनेंट जो है, मेन कंपोनेंट मैंने बताया आपको, मेन कंपोनेंट किस किस का है, ध्यान देना। मेन कंपोनेंट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, मतलब प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, हार्मोन का, इसके अंदर भी नाइट्रोजन जो है मिलता है। ओके, अब डेफिशिएंसी सिम्टम या न्यूनता लक्षण, ध्यान देना बेटा। डेफिशिएंसी, न्यूनता लक्षण, ठीक है। अब न्यूनता लक्षण के अंदर सबसे पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस, जिसको हिंदी में कहेंगे, ध्यान देना बेटा, अरिमाहीनता। अरिमाहीनता का मतलब क्या है, ध्यान देना। अरिमाहीनता का मतलब है जो क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ध्यान दो बेटा, क्लोरोसिस, लॉस ऑफ ग्रीन कलर, मतलब पर्णहरित का नष्ट हो जाना। इनके अंदर क्या होता है, इसकी कमी से अरिमाहीनता डेवलप हो जाती है। और सबसे पहले ये जो है, जो पुरानी पत्तियां या ओल्डर लीफ होगी, और बाद में जो है तरुण पत्तियां या जो यंग लीफ के अंदर प्रकट होती है, क्लोरोसिस हो जाएगा। सेकंड के अंदर है इंक्रीज डोरमेंसी एट लेटरल बर्ड, जो पार्श्व कलिका होती है लेटरल बर्ड, उनके अंदर प्रसुप्ति, मतलब लंबे समय तक डोरमेंसी पीरियड के अंदर ही रहेगी। डोरमेंसी जो है उनकी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, द प्लांट शो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब संपूर्ण पादप की वृद्धि में कमी से ग्रोथ कम होती है। इस वजह से पौधे क्या है, बौने रह जाते हैं। ओके बेटा, तो ये था अपना आज का लेक्चर। इसके बाद में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो बता देना। ओके, और होमवर्क के रूप में आप ये नोट डाउन करोगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। कोई भी डाउट है, समस्या है तो बता देना। मेरे नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर 9460656610। ओके, या फिर जो है आप स्कूल आकर के भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके बेटा, और आज अपन ने जो 4 एलिमेंट्स किए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 13, उसको अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, नोट डाउन करते रहें। इसके क्वेश्चन आंसर भी करते रहना बेटा। क्वेश्चन आंसर जो आपके नोट्स में नहीं है, जैसे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा बाकी जो है आपको सब नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये नोट्स भी साथ साथ में करते रहें,
पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। ओके बेटा, थैंक यू।